मेरा नाम निखिल मेहरा है। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी के पुराने पन्नों को पलटता हूँ, तो खुद से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ। 12 साल पहले तक मैं खुद को बहुत सफल और समझदार इंसान समझता था, लेकिन आज एहसास होता है कि उस समय मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। मेरी शादी सिया से हुई थी। सिया एक मध्यवर्गीय परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके माता-पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसका पालन-पोषण उसके मामा-मामी ने किया था। सिया बहुत ही सरल, संस्कारी और हंसमुख लड़की थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हर हाल में मुस्कुराना जानती थी। शादी के बाद जब वह हमारे घर आई, तो कुछ ही दिनों में उसने पूरे घर को अपने प्यार और अपनापन से भर दिया। मेरी माँ भी उसे बहुत पसंद करती थी। मैं जब ऑफिस से लौटकर घर आता, तो सिया दरवाजे पर मुस्कुराते हुए मेरा इंतजार करती मिलती। उसकी वह मुस्कान दिन भर की सारी थकान दूर कर देती थी। धीरे-धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती और प्यार इतना गहरा हो गया कि हमें लगता था कि अब ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रही। छुट्टी वाले दिन हम दोनों साथ बाजार जाते, कभी फ़िल्म देखते तो कभी घर की छत पर बैठकर घंटों भविष्य के सपने सजाते रहते। सिया को बच्चों से बहुत प्यार था। जब भी वह किसी छोटे बच्चे को देखती, तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। वह अक्सर मुझसे कहती, निखिल, मुझे ना एक प्यारी सी बेटी चाहिए, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी हो। मैं हंसते हुए कहता, और मुझे एक बेटा चाहिए, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह मासूम हो। हमारी ये बात सुनकर माँ भी मुस्कुरा देती थी और कहती थी, भगवान जल्दी ही तुम्हारी गोद भर देगा। शादी की शुरुआत 1.5 साल हमारी जिंदगी सबसे खूबसूरत दिन थे। हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि समय कैसे बीत गया। लेकिन जब शादी के 1.5 साल बाद भी हमारे घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी, तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। शुरू में हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन समाज को किसी की खुशी में खुश होने से ज़्यादा उसकी कमी तलाशने में मज़ा आता है। जब भी किसी रिश्तेदार के घर जाते सबसे पहला सवाल यही होता, अरे अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। कोई हंसते हुए कहता, इतना भी क्या जल्दी है। तो कोई सलाह देने लगता, फलाना डॉक्टर को दिखाओ, बहुत अच्छे डॉक्टर है। शुरू शुरू में मैं मुस्कुराकर टाल देता था, लेकिन धीरे धीरे ये सवाल मेरे लिए बोझ बन गया। मैं हर बार घर लौटकर चिड़चिड़ हो जाता। सिया मेरी मनस्थिति समझती थी। वह हमेशा प्यार से मुझे समझाती, निखिल, लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो, भगवान जब चाहेगा हमें भी खुशियाँ मिल जाएगी। लेकिन उस समय मुझे उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी में जो कमी है उसकी वजह सिर्फ सिया है। एक दिन ऑफिस से लौटने के बाद मैं बहुत परेशान था। उस दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने सबके सामने मुझसे खुशखबरी के बारे में पूछ लिया था। घर आते ही मैंने गुस्से में खाना खाने से मना कर दिया। सिया मेरे पास आई और बोली, क्या बात है निखिल, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्यों परेशान हूँ। सिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुम कहो तो हम दोनों एक बार डॉक्टर से मिल लेते हैं। शायद कोई छोटी सी समस्या हो जिसका इलाज हो सके। उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर का अहंकार जाग उठा। मुझे लगा जैसे वह मेरे में कमी निकाल रही हो। मैंने गुस्से में कहा, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कमी है तो सिर्फ तुम में है। मेरी बात सुनते ही सिया का चेहरा उतर गया। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने फिर भी शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ हमारी खुशी के लिए कह रही थी। उस दिन पहली बार मैंने उसकी आंखों में ऐसा दर्द दिखा जिसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस, उस समय मेरा अहंकार मेरे प्यार पर ये भारी पड़ चुका था, और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यही अहंकार एक दिन मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। उस दिन के बाद जैसे हमारे रिश्ते में एक आदर्श दीवार खड़ी हो गई। यह पहले की तरह ही मेरे हर काम पर ध्यान रखती थी, लेकिन अब मैंने उससे बात करना कम कर दिया था। मैं ऑफिस से घर आता, खाना खाता और बिना उससे ज़्यादा बात किए अपने कमरे में चला जाता। सिया कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे दूर हो जाता। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। माँ, जो पहले सिया की हर बात की तारीफ करती थी, अब रिश्तेदारों की बातों में आकर उसे ताने देने लगी थी। एक दिन पड़ोस की सलमा आंटी घर आई। बातों बातों में माँ से कहा, बहन जी, अब तो निखिल की शादी को काफी समय हो गया, कोई अच्छी खबर कब सुना रही हो। माँ ने भी फीकी मुस्कान के साथ कहा, भगवान जाने कब हमारी किस्मत खुलेगी। यह सुनकर सिया चुपचाप वहां से उठकर रसोई में चली गई। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उस रात जब मैं कमरे में पहुंचा, तो देखा सिया खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, शायद वह रो रही थी। मुझे देखकर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और सामान होने की कोशिश करते हुए बोली, खाना गर्म कर दूं। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जरूरत नहीं है, मैं खा चुका हूँ। सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, निखिल, क्या तुम मुझ नाराज हो। मैंने झुझलाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ। मेरी बात सुनकर शिया सहम गई। उसने धीरे से कहा, मैं भी उतनी ही परेशान हूँ जितने तुम हो, लेकिन अगर हम दोनों ही टूट जाएंगे तो इस रिश्ते को कौन संभालेगा। मैं उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। मैंने गुस्से में कहा, रिश्ता तब संभलता जब हमारे घर में भी बच्चों की आवाज़ गूंजती। यह सुनकर शिया की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए?
क्या मैं माँ नहीं बनना चाहती? लेकिन उस समय मेरा दिल पूरी तरह कठोर हो चुका था। अगले दिन जब मैं वापस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब सिया मेरे पास कुछ रिपोर्ट लेकर आई। उसने कहा, मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कहा है कि हम दोनों को जांच करवानी चाहिए। यह सुनते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने उसके हाथ से रिपोर्ट छीनकर टेबल पर फेंक दी और ऊंची आवाज में कहा, तुम बार बार मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझ में कोई कमी है? सिया घबरा गई। उसने तुरंत कहा, नहीं निखिल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ लेकिन मैं उसकी बात बीच में ही काट दिया और कहा, बस बहुत हो गया। अगर कोई कमी है तो सिर्फ तुम में है और तुम्ही की इलाज की जरूरत है। यह कहकर मैं घर से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो सिया वहीं खड़ी रो रही थी। लेकिन उस समय मेरे दिल पर उसके आंसू का कोई असर नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं धीरे धीरे उस इंसान को खो रहा हूँ जिसने मुझे दिल से चाहा था। समय बीतता गया, मेरा तथा सिया के बीच की दुनिया बढ़ती चली गई। पहले जहाँ हम घंटों बैठकर बात किया करते थे, अब हमारी बातचीत सिर्फ जरूरत तक सीमित रह गई। सिया हर दिन हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश करती, लेकिन मैं उसके हर प्रयास को नज़रअंदाज कर देता। कई बार रात को मेरी आँख खुलती तो मैं उसे भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करते देखता और घंटों पूजा करती और चुपचाप आंसू बहाती रहती। लेकिन उस समय मुझे उसके दर्द से ज़्यादा अपने अधूरे सपने दिखाई देते थे। एक दिन माँ की ही रिश्तेदार घर पर आए। सभी ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनसे एक ने कहा, बहन जी, अब तो निखिल की दूसरी शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। वंश आगे बढ़ाना भी जरूरी होता है। यह सुनकर मेरा दिल तो धड़क उठा, लेकिन मैंने उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। माँ ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने तो बहुत इंतजार कर लिया, अब भगवान ही मालिक है। रसोई में खड़ी सिया ने शायद उनकी सारी बातें सुन ली थी। अब सभी मेहमान चले गए तो मैंने देखा कि सिया मंदिर के सामने बैठी रो रही है। मुझे देखकर उससे आंसू पोंछे और धीमी आवाज में बोली, निखिल, क्या सच में तुम्हें भी लगता है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगर हमारी जिंदगी ऐसी ही चलती रही तो शायद यही ठीक होगा। मेरी बात सुनते ही जैसे सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या हमारे बीच का प्यार इतना कमजोर था? मैंने कठोर स्वर में कहा, प्यार से घर नहीं चलता सिया, परिवार को पूरा करने के लिए बच्चे भी जरूरी होते हैं। उस दिन पहली बार सिया ने मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर कल को डॉक्टर यहाँ कह दे कि कमी तुम में है, तब क्या तुम खुद को छोड़ दोगे? उसकी यह बात मेरे अहंकार को चुभ गई। मैंने गुस्से में कहा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मुझ में कोई कमी नहीं है, समझी तुम? सिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी उतर आई। अगले कुछ दिनों तक उसने मुझसे इस विषय पर कोई बात नहीं की। फिर हमारी शादी की दूसरी सालगिरह आ गई। उस दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो पूरा घर सजा हुआ था। मेज पर केक रखा था, मेरी पसंद का खाना बना हुआ था और शिया नई साड़ी पहनकर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ महीनों में हमारे बीच बहुत दूरियां आ गई है, लेकिन क्या हम आज सब भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे दिल में जमा करवाहट इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, नई शुरुआत? किस बात की नई शुरुआत, जब हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी आज भी वहीं की वहीं है? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे धीरे कहा, भगवान पर भरोसा रखो निखिल, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं गुस्से में बोला, मुझे अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं है। यह सुनते ही सिया की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला और चुपचाप वहां से चली गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में हमारी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जहाँ से लौटना संभव नहीं होगा। उस रात के बाद हमारे रिश्ते में बची हुई गर्माहट भी खत्म हो गई। सिया पहले की तरह मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती, लेकिन अब उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा रहने लगा। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा सिया सोफे पर बैठी को कागज देख रही थी। मुझे देखते ही मैं खड़ी हो गई और बोली, निखिल, मैंने एक अच्छे डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों की जांच हो जाए, शायद समस्या समझ आ जाएगी। मैं पहले से ही परेशान था। उसकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा टूट पड़ा। मैंने उसके हाथ में फाइल छीनकर जमीन पर फेंक दी। सारे कागज पूरे कमरे में बिखर गए। सिया घबरा गई। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ हमारा घर बचाना चाहती हूँ। लेकिन मैंने ऊंची आवाज में कहा, तुम मुझे ही दोषी साबित करना चाहती हो? यह सुनते ही पहली बार शिया की आवाज़ में ऊंची हो गई। वह बोली, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रही, लेकिन हर बार मुझे ही क्यों गलत कहा जाता है? मैं भी इंसान हूँ निखिल, मैं भी टूटती हूँ, मुझे भी दर्द होता है। उसकी बात सुनकर जैसे मेरे अंदर का सारा गुस्सा बाहर आ गया। मैंने ठंडे लेकिन कठोर स्वर में कहा, अगर तुम्हें इस घर में इतना दुख है तो तुम यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं हो। सिया मुझे अविश्वास से देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम सच में मुझे इस घर से जाने के लिए कह रहे हो? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, शायद यही हमारे लिए ठीक होगा। उस रात सिया बहुत देर तक रोती रही और मैं अपने अहंकार में बैठा रहा। अगले दिन उसने एक बार फिर मुझे समझाने की कोशिश की और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, निखिल, मेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है।
हमारा रिश्ता मत तोड़ो। लेकिन उस समय मेरा दिल पत्थर का बन चुका था। मैंने तलाक की बात कह दी। यह सुनते ही सिया वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसने आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन मैं अपनी जिद के पीछे नहीं हटा। कुछ महीनों भीतर हमारा तलाक हो गया। जिस दिन सिया घर छोड़कर जा रही थी, उसने दरवाजे पे खड़े होकर एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी, जैसे वह चाहती हो कि मैं उसे रोक लूं। लेकिन मैं खामोश खड़ा रहा। अगले ही पल वह घर से चली गई और मेरे जीवन से भी। उसके जाने के बाद घर तो वही था, लेकिन उसमें रौनक नहीं बची थी। माँ कई बार कहती, बेटा, जिंदगी यही खत्म नहीं हो जाती, दूसरी शादी कर लो। लेकिन ना जाने क्यों मैं हर बार मना कर देता। मैंने खुद को काम में डुबा दिया। कुछ समय बाद मुझे विदेश में नौकरी का मौका मिला और मैं वहाँ चला गया। धीरे धीरे मुझे सफलता मिलने लगी। अच्छा पद, बड़ा घर और बहुत पैसा, सब कुछ मिल गया। लोग मुझे सफल इंसान कहते। लेकिन रात को जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठता, तो एक अजीब सा खालीपन मुझे घेर लेता। हर छोटी चीज़ें मुझे सिया की याद दिलाती। उसकी बनाई चाय, उसकी मुस्कान, उसका मेरा इंतजार करना, सब कुछ याद आने लगा। कई बार मेरे हाथ फ़ोन उठाते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ है और कैसी है। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में सिया के लिए अपार बोध जिंदा था। एक दिन ऑफिस में मेरे बॉस बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, निखिल, आज मेरी पत्नी और बेटा भारत से आ रहे हैं, तुम मेरे साथ एयरपोर्ट चलो। मैंने सामान्य बात समझकर हामी भर दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह दिन मेरी जिंदगी को एक बार फिर बदलने वाला है। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी मेरे बॉस अचानक खुशी से आगे बढ़े। मैं भी उसी दिशा में देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि सिया थी। उसके साथ एक प्यारा सा 10 साल का लड़का खड़ा था, जो दौड़कर मेरे बॉस के गले लग गया और बोला, पापा। मैं स्तंभ खड़ा रह गया। जिस औरत को मैंने मां ना बन पाने का दोष देकर छोड़ दिया, आज वह किसी और के साथ एक खुशहाल परिवार की जिंदगी जी रही है। उस पर मुझे पहली बार अपनी गलती का बोझ पूरी तरह महसूस हुआ और मेरी आंखें अनजाने में नम हो गई। एयरपोर्ट से लौटने के बाद पूरी रात में सो नहीं पाया। बार बार शिया का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। जिस लड़की को मैंने कभी बेऔलाद कहकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, आज वही अपने पति और बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। मुझे अपने किए पर इतना पछतावा हो रहा था कि मैं खुद से नज़र नहीं मिला पा रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैं ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पाया। मेरा ध्यान बार बार भटका जाता था। एक दिन मेरे बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, निखिल, इस रविवार को मेरे घर पर डिनर है, तुम्हें ज़रूर आना है। मेरी पत्नी भी तुमसे ठीक से मिलना चाहती है। मैं मना करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से मना नहीं कर पाया। रविवार की शाम जब मैं बॉस के घर पहुंचा, तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे सिया ने खोला। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और अंदर आने के लिए कहा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मासूमियत के साथ एक आत्मविश्वास भी था। घर के अंदर हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थी। दीवार पर परिवार की तस्वीर लगी थी। एक तस्वीर में सिया अपने पति और बेटे के साथ हंस रही थी। वह तस्वीर देखकर मेरा दिल खसक उठा। डिनर के दौरान सिया सबका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। उसका बेटा अंश बार बार उसके पास आकर उससे लिपट जाता और वह प्यार से उसके बाल सहलाने लगती। यह सब देखकर मेरी आंखें नम हो गई। डिनर खत्म होने के बाद जब सभी लोग बगीचे में बैठे, तब मुझे मौका मिला और मैं सिया के पास चला गया। कुछ पल तक हम दोनों चुप खड़े रहे। आखिर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, सिया, मुझे नहीं पता था कि यह सब कहने का हक रखता हूँ या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी आवाज़ काँप रही थी। सिया कुछ पल खामोश रही। फिर उसने शांत स्वर में कहा, निखिल, जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। पुराने घावों को बार बार याद करने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। मैंने नम आंखों से कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अगर उस समय मैं अपने अहंकार में अंधा ना होता, शायद आज सब कुछ अलग होता। सिया ने मेरी तरफ देखा और बोला, कभी कभी इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैंने भी बहुत दर्द सहा है, लेकिन अब मैं उन बातों को पीछे छोड़ चुकी हूँ। तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मा, पापा आपको बुला रहे हैं। सिया मुस्कुराई और उसके साथ चली गई। मैं वहीं खड़ा होने जाता हुआ देखता रहा। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया, बल्कि एक पूरा संसार खो दिया है। डिनर के कुछ दिन बाद ऑफिस में मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में होने वाला था। जाने से पहले मैं एक बार फिर सिया से मिलना चाहता था। बहुत सोचने के बाद मैंने उससे मिलने की अनुमति मांगी। सिया ने हाँ कह दिया। अगले दिन हम एक कैफे में मिले। कुछ देर तक हमारे बीच खामोशी छाई रही। फिर मैंने धीरे से कहा, सिया, एक बात आज भी मुझे अंदर से तोड़ देती है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे अपनी सोच पर शर्म आती है। सिया ने गहरी सांस ली और बोली,
निखिल, तलाक के कुछ महीनों बाद मैंने पूरी जांच करवाई थी। डॉक्टर ने कहा था कि मुझ में कोई समस्या नहीं है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। सिया ने आगे कहा, डॉक्टर ने यह भी कहा था कि कई बार पति पत्नी दोनों की जांच जरूरी होती है, क्योंकि समस्या किसी एक में नहीं, दोनों में से किसी में भी हो सकती है। लेकिन उस समय तुमने कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने भरी आवाज में कहा, मैंने अपने अहंकार की वजह से अपना सबसे कीमती रिश्ता खो दिया। सिया ने शांत स्वर में कहा, निखिल, अगर मैं आज खुश हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अतीत को अपने भविष्य पर हावी हो नहीं होने दिया। तुम्हें भी अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने सिर झुकाकर कहा, क्या तुमने मुझे सचमुच माफ कर दिया? सिया हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि माफ किए बिना कोई इंसान सच्ची खुशी नहीं पा सकता। उसी समय सिया का पति वहां आया। उसने मुस्कुराकर मेरा अभिनंदन किया। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए सम्मान और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें साथ देखकर मुझे समझ आ गया कि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें विश्वास, सम्मान और साथ हो। विदा लेते समय मैंने दिल से सिया को खुशियों की दुआ दी। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद अब मैं भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। मैं वहाँ से लौट आया, लेकिन इस बार मेरे दिल में सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि एक सीख भी थी कि किसी भी रिश्ते के अहंकार और अधूरी जानकारी के आधार पर कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियाँ जिंदगी भर का पछतावा बन जाती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।